गुड आफ्टरनून बच्चों। कल जो हमने डिस्कस किया था आपके इकोलॉजी के अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो क्लाइमेटिक फैक्टर जो आपका फर्स्ट था वाटर, उसको हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड विंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका थर्ड क्लाइमेटिक फैक्टर रहेगा। उसके बाद आपकी टेम्परेचर, लाइट और आपके माउंटेन और इन सब के बारे में हम बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो आज जब हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड विंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, कल आप लोगों को बताया गया था कि अमाउंट ऑफ वाटर वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या हमने कहा था पर यूनिट एरिया में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है। जैसे कि एटमॉस्फेयर का हमने ये वाला पोर्शन लिया, एक यूनिट हमने ये एरिया लिया है, इस एरिया के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर किस में की जाती है। ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कल आप लोगों को बताया गया था क्या होता है, परसेंटेज होती है वाटर की, वाटर वेपर and in an area at a particular time में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें से कितना प्रेजेंट है एट ए पर्टिकुलर टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम टू द total amount of water vapor required for that particular area at a particular time is known as relative humidity। ठीक है, अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने का के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट का आपका नाम है हाइग्रोमीटर, हाइड्रो फॉर वाटर, मीटर फॉर मेजरमेंट। ठीक है, हाइड्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर। उसके अलावा हम साइकोमीटर भी इसे बोलते हैं, पी साइलेंट रहेगा। ठीक है, the instrument used for measure the relative humidity is known as psychometer, hygrometer as well as thermohydrograph। ठीक है, थर्मल हाइड्रोग्राफ, ये तीनों जो है इंस्ट्रूमेंट सेम ही है और इनको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। अब इसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के अंदर आप लोगों का आ जाता है कि जो अमाउंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, उन गैसेस में पार्टिकल्स हैं, गैसेस की डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स एक टाइम पर कितना वाटर होल्ड कर पा रहे हैं, दैट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एयर पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो कितना वाटर वेपर को होल्ड कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब जो आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे हमने बोला टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या करेगी, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, बट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कैसे, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं विंटर्स के टाइम की। ठीक है, विंटर्स के अंदर आपका टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है ना।
आप क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बहुत ही लो है। अब टेम्परेचर लो है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, उस वाटर को एब्जॉर्ब कम से कम करते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या कर रही है, कम हो जाती है। विंटर्स की बात करते हुए, ठीक है, इन केस ऑफ विंटर्स टेम्परेचर लो है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एनवायरनमेंट के जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं वो भी वाटर को कम से कम एब्जॉर्ब करेंगे। अब वाटर को वो जितना कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी इंक्रीज करेगी। कैसे? क्योंकि हमने कहा कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितना रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड अमाउंट हमारी बहुत ज्यादा है और जो वाटर होल्ड कर पा रहे हैं वो बहुत ही कम कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। अब समर की बात करें तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो आपके एयर के अंदर क्या हो गया, डेसिकेशन हो गया, वाटर की कमी आ रही है, ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है। ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने की वजह से गैसेस से भी वाटर का लॉस ज्यादा हो पा रहा है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ पा रही है। इन केस आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट को यूज किया जा रहा है तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इस तरीके से टेम्परेचर, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इफेक्ट्स है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के, इफेक्ट्स क्या क्या रहेंगे। इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो आपका ट्रांसपिरेशन रेट हो गया। ट्रांसपिरेशन रेट के ऊपर भी जो आपका टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। कैसे कर रही है? अगर एयर की बात की जाए, एटमॉस्फेयर में आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, विंटर्स वाली बात। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, प्लांट क्या कर पा रहे हैं, उस वाटर को कम लॉस करेंगे, क्योंकि प्लांट को जरूरत ही नहीं है वाटर लॉस करने की, एटमॉस्फेयर में ही बहुत ज्यादा आपका वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर जब प्रेजेंट रहेगा आपका, तो प्लांट क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन कम करेंगे और इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, अब सर्दियों में आप देखते हैं कि आपको क्या रहता है, प्लांट्स जो है सूखे सूखे से हो जाता है, ऐसा ही रहता है ना। लेकिन वही अगर आपका रेनी सीजन आता है तो वहां पर एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ज्यादा सस्पेंडेड फॉर्म में रहती हैं। तो उससे आपका क्या रहता है, एवरग्रीन आपके जो प्लांट है वो वापस से जर्मिनेट कर जाते हैं और वो आप स्प्राउट करके बहुत ही ग्रीन ग्रीन, सब जगह आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो प्लांट को भी इफेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में उनका काफी आप देखते हैं रोल रहता है। ठीक है, और इसके इफेक्ट की हम फर्दर बात करें तो नेक्स्ट हम बात करें तो आपका जैसे कि आपके ऑर्किड्स प्लांट है, ऑर्किड प्लांट्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो सब क्या करते हैं, उन सब को भी जर्मिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप रेनी सीजन में देखते हैं तो रेनी सीजन में क्या होता है, आप जो वुड वुड ब्लॉक्स आपके पड़े हुए हैं, वुड ब्लॉक्स जो पड़े हुए हैं उनके ऊपर आपको फंगस ग्रो करते हुए दिखाई देती है, जिसे आप सांप की छतरी बोलते हैं। तो वो किस वजह से बनी है, ह्यूमिडिटी की वजह से। आपके अचार वगैरह प्रिकल्स जो होते हैं आपके, उनके आप क्या देखते हो, अगर वो आपके ऑयल के नीचे नहीं है, ऑयल लेवल आपके प्रिकल से ऊपर नहीं है, तो वहां पर फंगस ग्रो कर जाती है। कैसे? क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, तो उस वही आप जो फूड है उसको रख रहे हैं, वो काफी दिन तक रखा हुआ है, तो पैक कैस्ट्रोल के अंदर ही आपका ह्यूमिडिटी बनने की वजह से वहां पर फंगस ग्रो कर जाती है। तो ये आपका क्या है, ह्यूमिडिटी की वजह से ही तो हुआ, तो जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। अब जो आपकी ह्यूमिडिटी है उसमें दो टर्म आती है, एक आता है आपका मिस्ट, एक आता है आपका फोग। ठीक है, अब ये दोनों टर्म भी एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? मिस्ट की बात करें तो मिस्ट का मतलब है बहुत ही हल्का सा फोग। ठीक है, बहुत ही आपका जैसे कि बारिश होने के बाद, विंटर में हम बात करते हैं, विंटर में अगर थोड़ी सी बारिश हुई है तो नेक्स्ट नाइट के बाद जब आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो आपको हल्का हल्का सा फोग दिखाई देगा, हल्की हल्की से आपको लगेगा कि हाँ एयर पार्टिकल सस्पेंडेड है। ठीक है, वही जब आप फोग की बात करेंगे तो फोग में क्या होगा कि आपको कोई बारिश नहीं हुई है
लेकिन अभी आप विंटर्स में अभी देखेंगे तो क्या रहता है कि आपको बिल्कुल आपका हाथ भी दिखाई नहीं देता, इतनी ज्यादा फॉग हो जाती है। तो वो डार्कनेस, बहुत ज्यादा डार्कन होना, वो बहुत ज्यादा डार्कन होना एयर पार्टिकल्स का सस्पेंडेड होकर एटमॉस्फेयर में, वो आपका फॉग है। वहीं वो लाइट फॉर्म में होना, बहुत ही लाइट वे में रहना, वो आपका क्या हो जाता है, मिस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट और भी आप बात कर सकते हैं इनके फैक्टर्स की। जैसे आप क्या हो गया, जो भी सारे प्लांट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी के थ्रू उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट फैक्टर रहेगा वो आपका आ जाता है विंड। ठीक है, दैट इज योर थर्ड क्लाइमेटिक फैक्टर, विंड। अब विंड क्या होती है, कोई बताएगा? विंड आपका क्या है, बताइए मुझे। फ्लोइंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, जो आपकी हवा बह रही है वो आपका क्या है, विंड है। ठीक है, अब ये जो विंड है आपके बहुत सारे, इसकी वेलोसिटी के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे जिस भी टाइप की आपकी विंड है, कितनी स्पीड से वो बह रही है, किस स्पीड से वो चल रही है, उस बेसिस पर इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे हम बोल देते हैं कि आपका जो लाइट एयर है, जो आप नॉर्मली महसूस करते हैं, अभी भी चल रही है, तो वो आपकी क्या रहेगी, लाइट एयर, उसकी वेलोसिटी के बेस पर। वहीं अगर आप साइक्लोन की बात करते हैं, तो साइक्लोन आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, चक्रवात जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत ही स्पीडली आपकी एयर फ्लो करती है। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है साइक्लोन। तो इसलिए जो आपकी विंड है, इसको इसकी वेलोसिटी के बेस पर डिवाइड किया गया है। वेलोसिटी के बेस पर हमने विंड को डिवाइड किया है, लाइट विंड, ब्रिज। ब्रिज से कहीं ब्रिज के बारे में तो सोचने नहीं लग गए, गेल, स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट आपका साइक्लोन, जिसे हम हेरिकेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लाइट एयर की वेलोसिटी की अगर बात करें तो आपका 1 to 15 आपके जो किलोमीटर पर आवर के पर आपकी जो एयर फ्लो कर रही है वो आपका है लाइट वेव। ठीक है, जब आप ब्रिज की बात करेंगे तो ब्रिज में आपका क्या हो जाता है, 15 to 50 किलोमीटर। अब ब्रिज होती क्या है, ब्रिज नाम से आप याद रखना बीच। ठीक है, जैसे आप बीच वगैरह गए हैं, समुद्र के आसपास जो भी आपका एरिया होता है, वहां पर क्या होता है, आप समर सीजन, जब अपने यहाँ समर सीजन है, हम कहीं बाहर ऐसी जगह जाते हैं जहां पर बीच हो, समुद्र के आसपास के एरिया में जाते हैं। तो वहां क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो एयर चलती है वो बहुत ही कोल्ड होती है। तो उस एयर को हमने क्या कहा है, ब्रिज, और उसकी स्पीड क्या रहती है आपकी, ये। ठीक है, गेल की अगर बात करेंगे तो गेल क्या हो जाता है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड जो है आपकी क्या रह जाएगी, गेल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड, इसकी स्पीड की अगर बात करेंगे तो आपकी हो जाती है 15 to 100 किलोमीटर। अब जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी, उतना ही नुकसान होगा। नॉर्मल अगर विंड रहेगी तो आपको इतना नुकसान नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी स्पीड, नुकसान होगा। स्ट्रॉम की बात करें, दिखाई दे रहे हैं ना, स्ट्रॉम की बात करें तो स्ट्रॉम आपकी क्या हो जाएगी, 100 से आपका 113 तक हम मान सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से जो आपकी विंड ब्लो करेगी वो आपका क्या हो जाता है, स्ट्रॉम, तूफान जिसे हम बोलते हैं। फिर आपका आता है साइक्लोन। साइक्लोन की स्पीड आपकी हो जाती है 115 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड से कोई अगर विंड फ्लो कर रही है तो ये समझ लो कि वो एक पर्टिकुलर पूरे एरिया को क्या कर सकती है, तहस नहस कर सकती है, पूरे एरिया को खराब कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया विंड की वेलोसिटी। अब हम बात करें कि जो विंड है वो आपकी कहां से कहां फ्लो करेगी, कहां से कहां फ्लो करेगी, बताइए। हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब
अपना जो यहाँ प्रेशर है, अर्थ पर जो आपका प्रेशर है वो कैसा है, हाई। विंड ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। जो हमारी विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो करती है। क्यों? अपना यहाँ अगर हम बात करते हैं अपना अर्थ पर, तो यहाँ पर एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी रहता है। उसके अलावा आप दूसरी चीजें देखिए, लाइट है, टेम्परेचर, उन सबका इफेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिखता है। तो यहाँ जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाते जाएंगे, वहां पर आपको क्या मिलेगा, प्रेशर बहुत ही कम मिलेगा। अब जितना कम प्रेशर रहेगा उतनी ही ज्यादा आपकी विंड फ्लो करेगी, ठीक है। तो विंड आपकी कहां से कहां फ्लो कर रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे जाएंगे हवा का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका विंड के बारे में। अब हम इनके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी बता रही हूँ। अब हम इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो विंड है उसके इफेक्ट्स क्या करेंगे। जैसे कि आपको अब क्या करना है, विंड आप नॉर्मली देखिए, सबसे पहले तो आपको किसके लिए रिक्वायर है, विंड जो है आपको किस लिए रिक्वायर है, क्यों है, रेस्पिरेशन करने के लिए, राइट। रेस्पिरेशन चाहिए, गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए चाहिए, है ना, चाहिए ना। उसके अलावा आप क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करवाता है, कूलिंग में हेल्प करवाता है। कूलिंग के अलावा पोलिनेशन हो गया, स्पोर डिस्पर्जन, और आप क्या बताएंगे कि सीड्स का ओवर क्राउडिंग से बचाता है, ओवर क्राउडिंग, ठीक है। ओवर क्राउडिंग किसकी, सीड्स की और फ्रूट्स वगैरह की, उन सब की क्राउडिंग जो हो जाती है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो अब सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, विंड चाहिए। अब विंड में आपका एयर, क्या कौन सा एयर, ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में जो एयर है आपकी, ऑक्सीजन गैस है, वो कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, और एयर का फ्लो करना वो आपका विंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, रेस्पिरेशन में हमें हेल्प मिलती है। ट्रांसपिरेशन, और उसके अलावा हम बताएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, जैसे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, अब टेम्परेचर हाई होगा तो प्लांट की जो लीव्स है उनके ऊपर डायरेक्ट क्या पड़ेगा, सनरेज आएंगी, और उसकी वजह से जो प्लांट है उनका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाता है। और उस इफेक्ट को कम करने के लिए जो विंड है, अगर विंड अच्छी चल रही है तो वो जो आपका ट्रांसमिशन रेट है उसको भी लो करवा देता है, उसके साथ साथ प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी देता है, हमें भी देता है। जैसे आप अगर समर की बात करते हैं, हमें स्वेटनिंग हो रही है और उसी टाइम पर स्वेटनिंग हो रही है और उसी टाइम पर हवा आपकी बहने लगती है, तो हमें क्या लगता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है, तो वो क्या है, कूलिंग इफेक्ट देती है विंड, ठीक है। फिर उसके बाद पोलिनेशन में कैसे हेल्प करवा रही है, जो विंड पोलिनेशन होता है उसमें हेल्प करवा रही है, ठीक है। जो प्लांट आपके विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनमें हेल्प करवाती है। अब ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, एनिमोफिलस, ठीक है। एनिमोफिलस पॉलिनेशन होगा उनके अंदर, स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करवाता है, जो स्पोर्स हैं उनका डिस्पर्जल करवाना। जैसे आपके इसकी बात करते हैं, कैलेट्रोपिस है, उसके अंदर जो स्पोर्स बने, सीड्स बने, उनका डिस्पर्जल करवा रहे हैं, ठीक है। वो किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू ही होता है। अब अगर आपकी एयर ना चले तो जो आपका कैलेट्रोपिस है उसके सारे सीड्स क्या करेंगे, नीचे शेड ऑफ हो जाएंगे, वहां शेड ऑफ होने की वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाएगी उस एरिया में। लेकिन अगर हवा चल रही है, आपकी विंड ब्लो कर रही है, तो क्या होगा, वो आपके डिस्पोज हो जाएंगे दूर दूर एरिया में और उस प्लांट के
और भी जर्मिनेशन होके नए स्पीसीज भी ग्रो करवाएंगे, ठीक है। प्रिवेंशन हो गया ओवर क्राउडिंग से। अब उसके साथ साथ ये वेजिटेशन में भी एक इनडायरेक्टली इफेक्ट देती है। वेजिटेशन में इनडायरेक्टली कैसे कर रही है, क्लाउड्स है, ठीक है, क्लाउड्स क्या उनका भी फ्लो करवाती है। जैसे कि कभी कभी क्या देखते हैं हम, बादल है, बादल में क्या होता है आपका सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, जो आपकी वाटर वेपर थी कंडेंस्ड फॉर्म में क्लाउड में वहां पर, ठीक है, प्रेजेंट है। अब हवा बह गई, हमें लग रहा था इस एरिया में अभी बारिश होने वाली है, लेकिन अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, तो वो बादल जो है आपका क्लाउड्स है वो दूसरे एरिया में चले गए। अब दूसरे एरिया में जब वो चले गए तो अब वहां जाके उनका क्या हो गया, रेन होने लग गई। अब उस रेन होने की वजह से वहां की जो वेजिटेशन थी वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो जो विंड है वो आपकी वेजिटेशन में भी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। ये हो गए एयर के कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स, ठीक है। अब बेनिफिशियल इफेक्ट्स आने के बाद हम पढ़ेंगे कि इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। जैसे हमने एयर वेलोसिटी के बेस पर बताया कि आपके साइक्लोन्स है, स्टॉर्म्स है, गेल है, वो क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग विंड है, ठीक है। वो उन सब की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये थे आपके बेनिफिशियल इफेक्ट्स एयर के। अब हम बात करेंगे आपका हार्मफुल इफेक्ट्स। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में सबसे पहले आपका आ जाता है अपरूटिंग, ठीक है। अपरूटिंग का मीन्स क्या है, प्लांट्स का उनकी एकदम बहुत तेज हवा की वजह से उनका एकदम मिट्टी से हट जाना, ठीक है, दैट इज अपरूटिंग। अपरूटिंग समझ आया, ब्रेकेज एंड अपरूटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है लोडिंग। प्लांट का टूट जाना, जैसे कभी कभी आप क्या देखते हैं, बहुत तेज बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो प्लांट थे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े थे, वो क्या कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, आधे टूट के नीचे गिर गए या फिर कंप्लीटली जड़ से उखड़ चुके, ठीक है। उसके बाद आपका लोडिंग आता है। अब लोडिंग क्या है आपका, कि प्लांट का, जैसे आप देखते हैं खेत में, जो आपके फील्ड एरिया है वहां आपने बीट ग्रो कर रखा है, आपके सरसों है, ब्रेसिका जो इसे हम बोल रहे हैं, वो सब आपके क्या है, प्रेजेंट है, मेज है, और भी आपके बारले हो गया, ये सब प्रेजेंट है। वहां पर बहुत तेज विंड चलने लगी तो वो सारे क्या करते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, लोडिंग हो गई उनकी, वो लोड हो गए हैं अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है। तो ये भी नुकसान हुआ ना हमें। तो लोडिंग हो जाती है प्लांट्स की, जो आपके छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी लोडिंग होने की वजह से सीड्स की क्वालिटी है, ग्रेन्स की क्वालिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो थर्ड इफेक्ट है वो आ जाता है आपका डिफॉर्मेशन। नाम से ही कुछ पता चल रहा है, फॉर्म होना, किसी फॉर्म को चेंज करके दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, ठीक है। डिफॉर्म का मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। अब वो कैसे होगा, जैसे आपका प्लांट जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हुआ, प्लांट स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हुआ था, अब उसमें क्या हुआ, एक ही प्रेशर से इस साइड से आपका क्या है, कंटिन्यूअसली बहुत ही तेज विंड जो है वो चल रही है और कंटिन्यूअसली इसको इफेक्ट किए जा रही है। तो ये जो ट्री था आपका इस तरीके से खड़ा था, वो अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, उसके सारे जो ब्रांचेस हैं वो एक साइड ही हो जाएंगे। तो ये है आपका डिफॉर्म। अब कंटिन्यूअसली ऐसा इफेक्ट पड़ने की वजह से ये प्लांट अब कैसे, ये जो ट्री था वो अब कैसा हो जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का, अब पहले जिस फॉर्म था उससे चेंज हो चुका है, डिफॉर्म हो गया है, और इस प्लांट को हम क्या कह देंगे, फ्लैट, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्लस फ्लैट, ठीक है, एक झंडे जैसा लग रहा है ना, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है ली साइड। अब ली साइड क्या है आपकी, एक होता है आपका विंड साइड, दूसरा होता है आपका ली साइड, ठीक है। तो उसको मैं मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो सारी वेजिटेशन थी, जो आपका सारा प्लांट का जो भी आप लीव्स थे वो सब एक साइड शिफ्ट हो गए हैं, जिस साइड ये शिफ्ट हुए हैं वो साइड आपकी क्या है, ली साइड, ठीक है, ये है आपकी ली साइड। अब जिस साइड से विंड आ रही थी, इस साइड से विंड आ रही थी,
तो ये आपकी क्या हो जाती है, विंड साइड। ठीक है, अपोजिट एरिया ऑफ विंड साइड इज नोन एज ली साइड। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आता है अर्वेशन, एब्रेशन, सॉरी। ठीक है, एब्रेशन में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है एब्रेशन। एब्रेशन में क्या रहेगा कि जो हवा चल रही है उस हवा में आपके सॉइल पार्टिकल्स का होना, आपके स्टोन्स का होना, छोटे छोटे स्टोन्स का आ जाना, वो सब भी क्या रहेंगे, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। जैसे आप बहुत ही तेज हवा चल रही है तो उसमें आपके मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत, जैसे साइक्लोन चला तो उसमें क्या रहता है आपका बहुत ज्यादा मिट्टी, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं उसमें, आपका स्टोन्स भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान होता है। जो भी हमारा फील्ड है उसको हो रहा है, एरिया है, उस पर्टिकुलर जगह को जो है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होगा, ड्वार्फनेस, जैसे आप मेंडल में पढ़ते हैं ड्वार्फमेंटालनेस, तो यहाँ पर ड्वार्फिज्म नोटिस होता है। कैसे होगा, कंटिन्यूअसली किसी एरिया के अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर रह रहा है और वहां पर विंड भी नहीं चल पा रही है, तो उस प्लांट के अंदर कंटिन्यूअसली एक ही इफेक्ट की वजह से वहां पर वो प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। अब जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या होगा, वो प्लांट जो है कंटिन्यूअसली कैसा हो गया, ड्वार्फ हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वहां पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ड्राइनेस। ठीक है, उसी प्लांट के ऊपर या फिर उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहने की वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई। ड्राइनेस अगर ज्यादा हो जाती है तो आपका क्या हो जाएगा कि वो जो प्लांट है वो अपना अच्छे से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ना ट्रांसपिरेशन कर पाएगा, ना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और वो अपनी हाइट को वहीं रिगेन कर लेगा कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही टॉलरेट कर पाता है, तो वो प्लांट अब क्या रह गया, ड्वार्फ रह गया। ऐसे प्लांट जो कंटिन्यूअसली ड्राइनेस की वजह से अपनी हाइट खो देते हैं उनको हम बोलते हैं एल्पिन श्रब्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एल्पिन श्रब। अब उसके अलावा आपका आ जाता है साल्टी, सोल्ट बॉटल, प्लांट के अंदर सोल्ट का स्प्रे होना। ठीक है, सोल्ट स्प्रे कैसे होगा, जैसे आपका ओशन है, ओशन से वाटर वेपर बना, वाटर वेपर आपके उस जो आपका ओशन से वाटर वेपर बने हैं उनके अंदर क्या रहेगा, सोल्ट प्रेजेंट होगा। वो सोल्ट जो है आपका विंड के थ्रू फ्लो करेगा और वो फ्लो करता आपका किसी दूसरे एरिया में जाएगा और सस्पेंडेड होके बारिश जब होगी तो वो वापस प्लांट के ऊपर गिरना है। प्लांट के ऊपर जब गिरेगा तो अब वो जो प्लांट था जिसके ऊपर उस सोल्टी वेपर का डिस्पर्जन हुआ है उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक लग जाएगा और उस प्लांट के ऊपर आपका सोल्ट का डेस्क, क्या हम बोल सकते हैं कि वहां पर सब बहुत ज्यादा इकट्ठा आपका सोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके कुछ बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ विंड। ठीक है, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं जो आपको समझ आए। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है।